ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है नदीम बाकी मौलवी साहब। इमरान खान साहब का एक जो दावा है और ये बात के बाहर से पैसा नहीं आ रहा, ओवरसीज पाकिस्तानी का खास वोट उनके साथ मौजूद है। अब वो क्या करेंगे आपके ख्याल में, क्योंकि इतनी जल्दी अगर इलेक्शंस की सूरत हाल होती है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो एंटरटेन नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते देखें, हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों को जितना इमरान खान ने फायदा दिया और मुल्क को नुकसान दिया, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं। दुनिया भर में 3% 2% इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे मिलते थे। पाकिस्तान में जब इंटरेस्ट रेट्स था वो था 7 से 8%। इमरान खान साहब ने कहा 17% मैं दूंगा। लोगों ने अपने डॉलर बेच के इधर बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि 17%। मगर किसी ने यहाँ कारखाने नहीं लगाए कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। इमरान खान के दौर में बैंकों में पैसे आना शुरू हुए, क्योंकि हर बैंक 17% दे रहा था। आप देखें, जो कारोबारी हजरात, जो पाकिस्तानी भी कुछ थे, उन्होंने दुकानें बंद की, उन्होंने कहा पैसे बैंक में लगा दो। आज क्या हो रहा है, अब वो देख रहे हैं पिछले कई महीनों से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ नहीं रहा, तो इस खौफ से कि कहीं इंटरेस्ट रेट्स नीचे ना हो जाए, उन्होंने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए। तो इसे तरक्की नहीं कहते। तरक्की वो कहते हैं कि जनाब उस वक्त जो डॉलर था 110 रुपए का था, इमरान खान साहब उसको ले जाते हैं 240 में। तो बाहर से अगर कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने आता था तो उसको तो आधी कीमत में आप अपना मुल्क बेच रहे हैं। जो कहते हैं ना कि सोने को आधी कीमत में बेचोगे तो हर आदमी आता है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ किसी ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए। जितना लिक्विड मनी इस दौर मतलब में आप ये आया, समझते हैं कोई खास पॉलिसी नहीं थी इस हवाले से, और जो बातें जनाब की जाती हैं बिल्कुल ही ये इस ढकोसला है। पॉलिसी की वजह से ही ठीक है। नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि हर आदमी ने बैंकों में पैसे रखना शुरू कर दिए, कारोबार बंद होना शुरू हो गया, बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मौका मिल गया 17% का। और हम जो वो सूद के कारोबार की बात करते हैं उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलता जी है। हाँ, और यही यही हुकूमत है पीडीएम की, जिन्होंने के हुकूमत में आके उन्होंने कहा हम सूद बिल्कुल खत्म कर देंगे बैंकिंग से। ठीक है जनाब, हमारे साथ सरदार नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं और अंबर दानिश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अंबर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अंबर, MQM की सियासत, कराची और ख़ास तौर पे आपका तज्जिया, क्या समझती हैं क्या होने जा रहा है? एक तरफ इलेक्शंस की बात हो रही है, 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शंस कराची में हो रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े धड़ल्ले से ये कहा जा रहा है हम भी देखते हैं इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो आप हालात को किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है सबसे कि जब भी कौमी असेंबली जनरल इलेक्शंस की बात होती है, कोई हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आइन में उसकी मुद्दत का तयन किया हुआ है। जो डिलेमा है लोकल बॉडी इलेक्शन के साथ, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट, उसको आइन में उसकी कोई मुद्दत बयान नहीं की हुई है। सबसे पहले तो भाई 2 साल से इलेक्शन क्यों नहीं हुए? इलेक्शन अगर वक्त से हो जाते तो आज अगर एनक्यूएम का मर्जर हो रहा है तो उसमें इलेक्शन कहीं होते ही नहीं। एक हुकूमत को बने हुए शायद 1.5 साल से ज्यादा गुजर चुका होता। तो पहले तो सबसे पहले सवाल कि भाई आईनी तौर पे अगर सारे इलेक्शंस होते हैं वक्त पर, प्रोविंशियल इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस साथ होते हैं ऑफ कोर्स, तो एक अगर सीट पे, अभी आमिर लियाकत हुसैन साहब की एग्जांपल ले लो, उनका इंतकाल हुआ 90 दिन के अंदर, जी उनकी सीट पे भी बाई इलेक्शन हो गया। सबको इतनी जल्दी होती है, आखिर लोकल बॉडी इलेक्शन टाइम पे होते क्यों नहीं है? आज अगर मर्जर हो रहा था तो उसमें फिर जिक्र ही नहीं होता कि लोकल बॉडी इलेक्शन हो। तो आइन में जो मसला है आर्टिकल 140A का है, 3 लाइन में आपने लोकल बॉडी इलेक्शंस को डब्बे में बंद कर दिया है। आपने चैप्टर 3 में चैप्टर 4 तक आते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, उसकी पावर, उनके पास कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, सीएम की पावर, उनके डिपार्टमेंट, सब कुछ डिफाइन है। लेकिन जब बात लोकल गवर्नमेंट की आती है तो मेयर के पास कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, मेयर के पास कौन सी पावर्स होंगी? जिस तरह एनएफसी दिया जाता है उस तरह पीएफसी देने को कंपल्सरी करना, और उसके बाद कौन सी पावर्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देनी है और कितनी देनी है। अब होता यह है कि जी आपके आर्टिकल 140 में आपने बयान कर दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम and devolve political, administrative and financial responsibilities and authorities to the elected representatives of the local government। और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे भाई सारी हुकूमतें, मैं सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं करूंगी, पूरे मुल्क में सारी सूबाई हुकूमतें ये क्लेम करती हैं कि भाई हम तो दे देते हैं, यहाँ ये फिर अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन हमने तो ये देखा था ना कि कोर्ट ने खास तौर पे तंबी की थी सिंध गवर्नमेंट को कि आपको करवाने ही है इलेक्शंस इस वक्त। हाँ, इलेक्शंस तो उनको कराने हैं, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में
आइन ने पाबंद किया है इलेक्शन कमीशन को भी कि उनको 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, कराने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही होते हैं, सही है ना, ये वाले इलेक्शन भी, लेकिन यहाँ पे 90 दिन का की कोई बात ही नहीं हुई हुई है ना। तो हमारे आइन में जब तक लोकल गवर्नमेंट को आईनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जैसे फेडरल को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिली हुई है, जब तक ये मसला हमेशा रहेगा पूरे मुल्क की सूबाई हुकूमतें, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो KPK की, चाहे वो सिंध की, चाहे बलूचिस्तान की, वो इसी तरह खिलवाड़ करती रहेंगी। किया क्या, जो MQM की डिमांड है ना वो भी देखिए गलत नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं जो हूँ इंडोर्स करती हूँ कि लोकल बॉडी इलेक्शंस 15 को होने चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। इस शहर का सिस्टम कैसे चलेगा या किसी भी शहर का सिस्टम कैसे चलेगा जब तक लोकल गवर्नमेंट वहां पे नहीं होगी। जैसी भी टूटी फूटी उनसे आपने जितने भी उनसे राइट्स ले लिए, लेकिन एक मेयर का होना जो कि कुछ काम कर सके इंतजामी थोड़ा बहुत भी शहर के लिए, वो होना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन जो बात डिलिमिटेशन पे MQM कह रही है, किस तरह से देख रही हैं तीनों जो सारे MQM जो बात आज बोल रही है, वो उन्होंने कहा कि भाई आप ओवरनाइट करवा देना डिलिमिटेशन, वो भी तो सही कह रहे हैं ना। बात थी, बिल्कुल ये उन्होंने कहा करवा दे, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। देखें, सिंध हुकूमत में से कोई भी रेवेन्यू का बंदा पूरे मुल्क में से, ये इलेक्शन कमीशन के बायलॉज में है कि रेवेन्यू का सूबाई हुकूमत का कोई भी बंदा डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदी के प्रोसेस की टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, और ये बायलॉज में है, ये मैं उससे बता रही हूँ। लेकिन जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें एक छोटी सी तरमीम लाई गई जो नहीं लानी चाहिए ना। ये भी तो गैर आईनी काम हो रहे हैं ना ये, इनको, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं है, किसी को भी किसी भी सूबाई हुकूमत को पाबंद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं है कि वो ये चेंजेस नहीं ला सकते। आप मुझे बताएं क्या फेडरल गवर्नमेंट बैठकर इस वक्त या किसी भी वक्त सूबाई हुकूमत के इख्तियारात ले सकती है? नहीं ले सकती ना, क्योंकि 18वीं तरमीम ने भी उनको पाबंद किया है कि अब जो खुद मुख्तारी दे दी। अच्छा ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। अंबर, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या आप समझती हैं कि ठीक है आप कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए, MQM के दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, लेकिन क्या गवर्नमेंट सिंध कोई ऐसी एप्लीकेशन को दे सकती है और ये नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कोई भी बहाना करके, जनाब हालात ठीक नहीं है या हमें फौज और रेंजर्स सही तादाद में नहीं मिल रही है और हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है तो हम इसको डिले कर सकते हैं? आपको लगता है ऐसे कोई चांसेस हो सकते हैं? देखिए, ये तो कल भी GHQ से आ गया था, पता चला था कि जितनी काउंट दरकार है इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी देने के लिए वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हसास इलाके हैं वहाँ हालात खराब होंगे। मैं तो कल परसों रेड्डी साहब का भी बयान सुन ली थी, उन्होंने कहा कराची में और हैदराबाद में खूनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो हर तरफ से कुछ अजीब सी स्पेकुलेशन हो रही है कि भाई हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जाहिर सब पूरे शहर की नजर है इस पे, और जो हसास जगहें हैं वहां पे कुछ ना कुछ हालात खराब होते हैं और ये हो भी सकता है। लेकिन बात वही है ना, जो MQM की डिमांड है वो डिलिमिटेशन की है, और अगर वो कर दी जाए, हालांकि मैंने बीच में पीपल्स पार्टी के भी बयान सुने थे, ये लोग भी यही कह रहे थे कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से गो अहेड आ जाता है तो हम डिलिमिटेशन दोबारा प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर इस बात में इतनी मुश्किल क्यों है कि डिलिमिटेशन पे जिद हो गई है, नहीं होगी। देखिए, हल्के गलत बने ना, अगर किसी इलाके में या औरंगी के इलाके में 90,000 और 95,000 पे आप हल्का बंदी कर रहे हैं, और किसी दूसरे पेरिफेरीज जो आपने कराची के बाहर से कुछ इलाके आपने जो कराची में जम कर दिए हैं और वहाँ पे 28,000 और 25,000 पे UC काउंसिल बनाई गई है, तो ये तो ज्यादती है, इस पे बात होनी चाहिए। हर सब जगह पे जो पॉपुलेशन है लोगों की UC काउंसिल की बराबर नजर आया था। ये हल्का बंदियों वाली बात तो हम भी अपने प्रोग्राम से पहले दिन से कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हल्का बंदियां होती हैं तो साफ साफ जो पीपल्स पार्टी का दावा था कि मेयर उसका होगा, तो ये तो बात हमें साफ नजर आ रही थी। इन हल्का बंदियों में तो वाकई मेयर उसका होना था। 30 से 40 तकरीबन कोई UC काउंसिल हैं जो आराम से उनके पास ही आनी है, क्योंकि 28-29,000 पे उन्होंने क्लोज कर दिए वो UC काउंसिल। बिल्कुल MQM ने बहुत दफा अपील की है, अगर हम देखें तो वो बहुत दफा कोर्ट में गए हैं, वो कहते रहे हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि डिलिमिटेशन का जब प्रोसेस होता है वो तो ओपन फोरम खोला जाता है, उस इलाके के लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्या सिंध हुकूमत ने वो ओपन फोरम खोला था? ये शायद जो पीपल पार्टी से मेरे भाई आए हैं शायद वो बता सकेंगे, क्या लोगों ने उसको चैलेंज किया था? लेकिन MQM ने अपील तो दायर की है कोर्ट में, पहले भी उससे बात हुई है, हम तो महीनों से सुनते आ रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी? लेकिन अंबर, एक होता है अपील दायर करना, एक होता है डट जाना। वो डटने वाली सिचुएशन, अच्छा, डट जाने के लिए भी हम, अच्छा आज जिस तरह हमने MQM को आज देखा
जो उनकी टोन थी वो बहुत अरसे बाद नजर आई। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह यही थी कि ये इतने हिस्सों में बढ़ गए थे कि आपको डटने के लिए भी कोई तादाद तो चाहिए ना, आपके पास इतने लोग हों, जब वो मिल के बात करें तो नजर आए कि कोई पावर है। अभी जैसे पीपल्स पार्टी है, बहुत बड़ी फेडरल जमात हो गई, पीटीआई हो गई, सब पावरफुल है। एमक्यूएम को जिस तरह हिस्से पत्ती हुए थे, आई थिंक वो इस पोजीशन में भी नहीं थे कि जब वो डट के भी बात करते थे तो उनको कुछ अरसे से जो हाल था सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन आज जब ये सब एक साथ बैठे और उन्होंने बात की है तो आई थिंक मैंने अभी टीवी पे मैंने देख रही थी कि बिलावल साहब भी इस वक्त वजीर आला हाउस की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई निगोशिएशन या कोई बात हो, क्योंकि वो यही कह रहे हैं ना कि भाई डीलिमिटेशन हो जाए तो हम तो 15 को इलेक्शन में जाने के लिए राजी हैं, लेकिन ये अब आपको करनी पड़ेगी। अब जाहिर है जब होता है ना बहुत 5 उंगलियां मिलकर अगर मुठ्ठियां, बताइएगा कि क्या ये भी मुमकिन है कि पीटीआई का चूंकि वोट बैंक इनको ज्यादा नजर आ रहा था तो इस वजह से भी इनको मुत्तहिद करके वापस से लाया जा रहा है? कोई ऐसी भी आपको चीज नजर आ रही है? अच्छा, मैं यहाँ पे कहूंगी मुत्तहिद करके लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है, मेरी नजर में कराची की जो सियासी डायनेमिक्स है वो वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। ये तो पहले भी ज्यादा थे, एमक्यूएम तो सालों से कराची में जीती आ रही है और आई थिंक इसको तो सब वेलकम कर रहे हैं। इसको तो पीपल्स पार्टी ने भी वेलकम किया है। पिछले दिनों जितने उनके बयान आते वो भी कह रहे थे कि भाई ये सारे दड़े टूट के कमजोर हो गए, अच्छी बात है कि एक मुनज़्ज़म पार्टी बन जाए, इसमें कोई इवन अभी मैं हाफिज सईद साहब का बयान सुन रही थी, वो भी यही कह रहे कि भाई ये मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन होने दें। मैं भी कहती हूँ हाँ इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन वक्त होने चाहिए, ये इस शहर की, ये इस सूबे की जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई गैर आईनी काम हुआ है वहाँ उसको भी देखना जरूरी है। अब देर से ख्याल आया था, जल्दी ख्याल आया था, अच्छा, ख्याल तो आया ना, एक काम गैर आईनी हुआ है तो उससे बात होनी चाहिए। जी, इस पे कुछ देर पहले चूंकि हम जब ब्रेक पे थे तो नदीम बाकी मौलवी साहब ने एक बड़े मजे की बात की थी। आप वो जुमला मेरे ख्याल कह दिए ऑन स्क्रीन ताकि हम उसको आगे बढ़ाएं कि एमक्यूएम के इत्तेहाद को कैसे समझते हैं आप इस वक्त? देखिए, एमक्यूएम के इत्तेहाद को ऐसे ही समझता हूँ कि एक शख्स जो है ना वो अपना मंजन बेच रहा होता है, जब उसका मंजन नहीं बिकता है तो वो दूसरे दुकानदार को कहता है तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तीसरे को कहता है, एक सुपरमार्केट बनाता है कि कोई ना कोई ग्राहक तो आएगा ही। तो सिलसिला ये है कि जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं हम सड़कों पे आएंगे, इसका मतलब है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट ने कह चुके हैं कि आपने इलेक्शन करना है। आप सड़कों पे आके अगर आप कहते हैं कि जनाब हम इलेक्शन को मंजूर नहीं करेंगे, नहीं होना चाहिए इलेक्शन, इसका मतलब है आप कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ रोड पे आ रहे हैं। तो ये तो उनके खिलाफ बड़ा आसानी से कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। अच्छा। दूसरी बात, हाफिज नईम साहब देखें वाहिद शख्स है जिनको अभी तक आजमाया नहीं है। पीपल्स पार्टी का मेयर आजमा चुके हैं, एमक्यूएम का मेयर आजमा चुके हैं। तो एक जो खौफ जो इनको आ रहा है वो क्योंकि हाफिज नईम साहब के जो इस वक्त अवाम में मकबूलियत है वो ये है कि उनको पता है कि जनाब एक शरीफ आदमी है। ठीक है, इनका एक फियर है कि जनाब अभी जो इलेक्शन ना हो, क्योंकि अभी सारे वेव्स इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो इसीलिए देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अंबर, चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आखिर में क्या समझती हैं इस वक्त हाफिज नईम के हवाले से, इस वक्त उनकी पोजीशन के हवाले से क्या कहेंगी? अच्छा, हाफिज नईम साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ और पिछले 3-4 साल में अगर कोई आवाज कराची के मामलात पर नजर आई तो वो हाफिज नईम साहब की थी। 2018 से पीटीआई थी, वो 18वीं तरमीम के पीछे छुपे हुए थे और एमक्यूएम बिल्कुल इनएक्टिव थी। ये बात हमें माननी होगी कि वो कराची की पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं था। जितने मसाइल हुए, नस्ला टावर का इशू हुआ, हाफिज नईम वॉज द पर्सन जो जब बिल्डोजर आए तो वो वहां भी आके खड़े हो गए थे। जाहिर है कोर्ट के ऑर्डर से उसके आगे फिर कुछ हो नहीं सकता था, चाहे पानी का मसला हो, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक का मसला हो। जिस मामले पे कराची के लोग परेशान हुए हैं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हो, हाफिज नईम साहब बहुत वोकल रहे हैं। और वो ये कोई इलेक्शन कैंपेन के तौर पे ये काम नहीं हो रहा था, ये तो 6 महीने से इलेक्शन कैंपेन है ना। ही वॉज ऑन द ग्राउंड सिंस मतलब पास्ट 3 years अगर मैं बात करूं तो जाहिर है अगर कराची के लोग समझते हैं कि वो एक मुनज़्ज़िम आवाज हैं और भले लोकल गवर्नमेंट्स के पास राइट्स हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हुए होंगे, लगता है तो वो जरूर वोट दें। लेकिन इस दफा जब भी इलेक्शन हो तो कराची की आवाम को सेंसिबली वोट देना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा जो इस शहर के लिए काम कर सके, चाहे ये सारी पार्टीज है, आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए, जिसको वोट देना चाहें दें, लेकिन सोच समझ के दें, वही के उनके मसाइल, उनके बिल्कुल। अंबर, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन कराची की सियासत और कराची के लोग मजीद कोई तजर्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर। ओवरऑल बात करेंगे, सबसे पहले पंजाब असेंबली के हवाले से बात करेंगे आपसे।
इस आज पीटीआई को जो है कामयाबी हासिल हुई है और परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट भी ले लिया। उसके बाद असेंबलियाँ तहलील होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर, समरी भी जारी कर दी, उस पर भी साइन हो गए। क्या समझते हैं इलेक्शंस होंगे, इसमें सूबाई इलेक्शंस पे बात जाएगी या मामला जनरल इलेक्शंस पे जाएगा? क्या आपकी क्या राय है? देखें, जो दुनिया का मारूफ उसूल ये है कि जहाँ पे अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व होती है तो उसी असेंबली का इलेक्शन होता है और उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। हिंदुस्तान के अंदर भी इसी तरह फेडरल का अलग से इलेक्शन होता है और प्रोविंशियल का अलग से हो जाता है इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में इसमें कंसेंसस की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन जहाँ पे असेंबली डिसॉल्व होती है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। लेकिन एक चीज मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना टाइम पूरा करेगी और अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि इसमें इलेक्शन के चक्कर में पड़ के हमारी इकोनॉमी का पहले के तो हालात ये भी नहीं है कि जो 60% इलेक्शंस अभी हो रहे हैं वो भी होने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो कौन सा मुल्क के खैर ख्वाह हैं? आपने देखा कि जिस तरह इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि अभी आज मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, कल कर रहा है, 2 दिन बाद कर रहा है, 1 घंटे बाद कर रहा है, तो ये तो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ और इवन मुल्क के खिलाफ जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये उसी का एक हिस्सा है कि असेंबलियां डिसॉल्व करके मुल्क के ऊपर एक इंतशार की सूरत डेवलप की जा रही है और पूरी दुनिया को मैसेज ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सके। लेकिन सर इस वक्त जो इमदाद की सूरत हाल हुई और फिर हमारे कुछ कर्जों में की वापसी में भी तोसी हमें आज नजर आ रही है, इसमें ये बात भी कही जा रही है जो टेक्निकल डिफॉल्ट वाली बात हो रही थी उस खदशे से भी हम निकल रहे हैं। बिल्कुल निकल जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो बहुत फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब से फॉरेन मिनिस्टर बने, जो इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी की जो गलत पॉलिसीज थी, जो दुनिया में पाकिस्तान तहना होकर रह गया था, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ ब्रिज किया है और पूरी दुनिया के साथ डायलॉग करके आपने देखा कि जिस तरह पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया है। मैं समझता हूँ कि अगर आज इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग होते, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने तो मुल्क के लिए कोई काम ही नहीं किया ना, वो जहां जाते थे एक ही मुतालबा था उनका पूरी दुनिया के सामने कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो ताकि मैं कोई काम कर सकूं। शाह महमूद कुरैशी ने या इमरान खान ने मुल्क के बारे में नहीं सोचा। फर्क इतना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया में कैंपेन करके पाकिस्तान को एक ऐसे क्राइसिस से निकालने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर आर्टिकल लिखे हुए, जिस जुर्रतमंदाना तरीके से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान या उनके आवारियों में इतनी जरूरत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर सके। अच्छा सर, ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो एक तरफ जाहिर सी बात है अगर पीडीएम को दचका पहुंचता भी है तो आप लोगों की पार्टी ने अभी तक जो सियासत की है, अब सच बोलने का भी वक्त है और इससे कोई दो इनका राय नहीं है कि आपकी पार्टी इस मौजूदा दौर में और 8 महीने में बड़ी मैच्योर सियासत करती आई है। इसी सियासत में अगर आप इस वक्त सिंध की सियासत देखें तो ये जो एमक्यूएम का गठजोड़ हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जी देखें, पॉलिटिकल अलायंसेस या पार्टियों का मर्जर होना मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए, सूबे के लिए बहुत बेहतर साइन है और अच्छे इंडिकेटर्स हैं। हम एमक्यूएम के जो अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें इससे कोई इशू नहीं है। हालांकि वो सारे सिंध के अंदर किसी की तो सियासत हाजिम ही नहीं हो रही जब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ना करे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट होके बात ना करे। लेकिन बावजूद उसके क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो तमाम लोगों के मैंडेट का एहतराम करती है। अगर एमक्यूएम के लोग, पीएसपी या फारूक सत्तार साहब वाले तमाम लोग मिलके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करती है। हम इन चीजों में जातियात के ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि जिस तरह एमक्यूएम के अंदर पहले एक मिलिटेंट विंग होता था, उसको अलग करके अगर एमक्यूएम के धड़े साथ होते हैं, साथ मिलकर सियासत करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप टॉप टू बॉटम उनको वेलकम करती है। बात को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। ये जो फिर आपने जो भी जुमला इस्तेमाल किया है, इसी की रोशनी में देखते हैं
ये कहते हैं जी हम शारे फैसल पे धरना भी देंगे, चलें जी धरना भी इनका हक है, लेकिन ये कहते हैं हम देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। इस जुबान को किस तरह से आप ले रहे हैं? देखें, जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है या पब्लिक गैदरिंग में कोई स्पीचेस वगैरह होती हैं, उसमें बाज लोग ऐसे अल्फाज अदा कर जाते हैं कि देखें हो जाते हैं। देखें माजी के अंदर जितनी इमरान खान साहब ने बढ़ के मारी हैं, आपको याद होगा कि शेख रशीद ने कहा था कि इस असेंबली को आग लगा दो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि असेंबली को शेख रशीद जैसे टटपुंजी के कहने पे आग लग जाएगी, या किसी के भी कहने पे खुदा न ख्वास्ता मुल्क के अंदर एक रियासत के अंदर रियासत बनाने की तो किसी को भी इजाजत नहीं है, क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट तो वो होती है जहाँ पे मुल्क के अंदर इस तरह की बढ़के और इस तरह की फजूलियात बकी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए और अपने डोमेन में रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी है, कानून भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे बिलीव करती है कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, सिंध गवर्नमेंट जितनी उसको फैसिलिटेट करेगी वो कर सकती है वो करेगी, और हम किसी इस तरह की धमकियां और दौस और धांधली में ना पहले आए ना आप कभी आएंगे। अच्छा, फारूक सत्तार साहब का एक बयान सामने आया कि वो कहते हैं जी जमात इस्लामी और एमक्यूएम का गठजोड़ है। किस तरह लेते हैं? एमक्यूएम का नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी का बोला होगा। जी, उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गठजोड़। अच्छा, यही बात जमात इस्लामी कहती है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है। ये एक दूसरे को, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर साहब कुछ अर्से पहले ही कहते थे इनका आपस में गठजोड़ हुआ हुआ है। देखें, सिंध के अंदर किसी की भी सियासत नहीं चल सकती, किसी की भी जो सियासी दुकान है वो नहीं चल सकती जब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ना करे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सोच और नजरिए के खिलाफ बात ना करे। तो ये अपनी अपनी दुकानें अपना धंधा चलाने के लिए इनको जरूरी है कि ये फारूक सत्तार साहब जैसे लोग या जमात इस्लामी जैसे लोग या अपनी अपनी पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देके अपनी जो सियासत है उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ओपन एंड के साथ, खुले दिल के साथ हमेशा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वेलकम किया है। मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाता हूं कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे थे, उसके बावजूद मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब ने एमक्यूएम को साथ रखा। अब भी जितना शहर का जिसको जितना मैंडेट मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका एहतराम करेगी। अच्छा सर, आखिरी बात आपसे करना चाहेंगे कि हल्का बंदियों की वो कह रहे हैं कि आज रात को ही हल्का बंदियां ठीक हो जाएं, आज हम इलेक्शंस की तरफ आने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो फजूल बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हल्का बंदियां ठीक होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए और हल्का बंदियां बेहतर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर को इस पे मिल बैठ के बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी यही था कि हल्का बंदियां भी होनी चाहिए और मर्दमशुमारी भी बेहतर तरीके से होनी चाहिए और जो तौर तरीका है उसके मुताबिक होनी चाहिए, और जो कराची के लोग हैं उनको पूरा गिना जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें अंडर डिस्कशन है और होनी चाहिए। लेकिन अगर एमक्यूएम अगर आज ही गठे हुए और आज ही इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए खुद ये आप उसी तरफ जा रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम थी। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब इसी तरह की बात किया करते थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी में और एमक्यूएम में फर्क होना चाहिए। और इनको एक चीज में और आपके चैनल के तवसत से एमक्यूएम के दोस्तों को जो आज गठे हुए उनको बता देना चाहता हूँ कि एवरीडे इज नॉट संडे। हर दिन एतवार नहीं होता और इसमें आप लोगों को वो भूलना पड़ेगा कि वो 1-2-3 दिन गिन के आप शहर बंद करवा सकते थे। अब ना वो एमक्यूएम है ना वो शहर रहा है ना वो शहरी हैं। अब सारे लोग इस चीज को मेरे ख्याल में कंडेम करेंगे अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो। बहुत खुल के और बहुत साफ मैसेज सरदार नज़ाकत साहब आपने दे दिया। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात चली गई है। मेरा ख्याल है कि ये इसको हाईलाइट करके पेश करना भी ज़रूरी है। बाकी वो दिन चले गए हैं जब कराची की सियासत में 1-2-3 होता था और सब चीज़ें बंद हो जाती थी। सियासत ज़रूर होनी चाहिए और अगर ये कोई बेहतर मोड़ कराची की सियासत में लेके आते हैं कि जनाब सब मिलके कराची की बेहतरी के लिए काम हो, और वही बात जो कुछ देर पहले मैंने कही थी कि कराची अब मजीद किसी सियासी तजर्बे का मुतमिल नहीं हो सकता। इन हालात में अगर कुछ कुव्वतें मिलती हैं तो ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन
इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप मिल रहे हैं तो अच्छे तरीके से सामने आएं और मिल बैठ के जमहूरी तरीके से बात करें। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत करें और पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।